हम सब ने यूक्रेन में हुए युद्ध अपराधों के बारे में सुना है, गाजा में जो तबाही हुई उसे देखा है और होलोकॉस्ट की भयावहता के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन एक और त्रासदी है जो अभी इसी वक्त हमारी आंखों के सामने हो रही है। एक ऐसी त्रासदी जो इतनी बड़ी और इतनी क्रूर है कि कहा जा रहा है कि वहां बहता हुआ खून अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। और फिर भी दुनिया में एक अजीब सी खामोशी है। तो चलिए आज समझते हैं सूडान में चल रहे इस नरसंहार की पूरी कहानी को परत दर परी। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है जो सूडान के संघर्ष की असली तस्वीर दिखाती है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें वाकई खून से सनी जमीन दिख रही है, जो हमें बताती है कि ये संकट कितना बड़ा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखने के बाद इस सच्चाई को नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखिए, नरसंहार शब्द सुनते ही हमारा दिमाग अक्सर इतिहास में चला जाता है, शायद 1945 की तरफ। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि हम जिस बर्बरता की बात कर रहे हैं वो कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये अफ्रीका के दिल में आज इसी पल हो रहा है। पूरे के पूरे शहर नक्शे से मिटाए जा रहे हैं। सामूहिक कब्रें इतनी तेजी से भर रही हैं कि उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही। ये वर्तमान का एक ऐसा संकट है जिस पर हमें फौरन ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं। हमें ये जानना होगा कि सूडान में जो हो रहा है वो दो सेनाओं के बीच का कोई आम युद्ध नहीं है। नहीं, ये मानवता के खिलाफ एक युद्ध है। एक ऐसा अभियान जो जातीयता, ताकत और लालच के लिए तबाही मचा रहा है। ये लोगों को जड़ से खत्म करने का एक अभियान है, जहां सबसे आसान निशाना बन रहे हैं बेगुनाह नागरिक। 80 लाख से भी ज्यादा ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें इस लड़ाई के वजह से अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानी जिंदगियां हैं, परिवार हैं, सपने हैं, जो सत्ता की एक क्रूर लड़ाई की आग में जलकर राख हो गए। आज की तारीख में ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है। इस संकट की जो मानवीय कीमत है वो दिल दहला देने वाली है। सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हैं जहां लोगों को लाइन में खड़ा करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जा रही है। लोगों की कतारों पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। भोजन, पानी और दवाइयां, इन बुनियादी जरूरतों को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सप्लाई रोककर लोगों को भूखा मारा जा रहा है। गांव के गांव जला दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों को एक सिस्टम के तहत निशाना बनाया जा रहा है और बलात्कार को युद्ध की एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका असर सूडान की सीमाओं के पार भी फैल चुका है, जहां पड़ोसी देश लाखों शरणार्थियों के बोझ तले दबे जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तबाही के पीछे है कौन? ये कोई अनजान दुश्मन नहीं है। इस गृह युद्ध के केंद्र में दो ताकतवर गुटों के बीच सत्ता के लिए एक बहुत ही क्रूर संघर्ष चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो पक्ष कौन हैं और इनकी लड़ाई ने कैसे पूरे देश को आग में झोंक दिया है। तो मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सूडानी सशस्त्र बल यानी SAF, जो देश की ऑफिशियल आर्मी है। इसका लीडर है जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान। दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF, जो एक बहुत ही शक्तिशाली पैरामिलिट्री ग्रुप है और इसका लीडर है मोहम्मद हमदान दिगालो, जिसे हेमेती के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है RSF की जड़ें। ये ग्रुप सीधे तौर पर जंजावीद मिलिशिया से बना है, वही बदनाम मिलिशिया जिसने 2000 के दशक में दारफुर में पहला नरसंहार किया था। ये कनेक्शन आज की हिंसा को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज सूडान में जो कुछ भी हो रहा है वो रातों रात नहीं हुआ है। ये दशकों से चले आ रहे जातीय बंटवारे और सत्ता के भूखे शासकों के किए गए शोषण का नतीजा है। ये हिंसा उसी पुरानी दर्दनाक कहानी की एक और कड़ी है। इस संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें सूडान के इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। और यही बात इस पूरे संघर्ष की जड़ है। ये लड़ाई धर्म के बारे में नहीं है। सूडान एक मुस्लिम बहुल देश है और दोनों ही पक्ष सुन्नी मुसलमान हैं। ये लड़ाई पूरी तरह से जातीयता पर आधारित है। एक तरफ है अरब खानाबदोश कबीले और दूसरी तरफ है गैर अरब अश्वेत अफरीदी मुस्लिम लोग। सत्ता में बैठे लोगों ने हमेशा इस बंटवारे का इस्तेमाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है, एक ग्रुप को दूसरे के खिलाफ भड़काकर और नफरत की आग को हवा देकर। चलिए
इस टाइमलाइन को समझते हैं क्योंकि यही हमें आज के संकट तक लेकर आती है। 1989 से 2019 तक तानाशाह उमर अल-बशीर ने सूडान पर राज किया और अपनी सत्ता के लिए इन्हीं जाति बंटवारों का बेरहमी से फायदा उठाया। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में जब गैर अरब अफ्रीकी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो अल-बशीर ने उन्हें कुचलने के लिए अरब मिलिशिया यानी जंजावीद को हथियार और पैसा दिया। इसी से दारफूर का पहला नरसंहार हुआ। इसके बाद 2013 में एक बड़ा मोड़ आया। इसी जंजावीद को एक नया ऑफिशियल नाम दे दिया गया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। 2019 में सेना SAF ने अल-बशीर को सत्ता से हटा दिया। लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हुई। सेना चाहती थी कि RSF पूरी तरह से आर्मी में शामिल हो जाए। RSF के नेता हेमेती ने इससे साफ इनकार कर दिया और अप्रैल 2023 में इन दो फौजों के बीच सत्ता का संघर्ष एक भयानक गृह युद्ध में बदल गया। जंजावीद, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है घोड़े पर सवार शैतान। ये नाम उन्हें उनकी बर्बरता की वजह से मिला था। ये लड़ाके घोड़ों पर बैठकर गांवों पर हमला करते, सब कुछ जला देते, मर्दों को मार डालते और औरतों के साथ वैश्यपन करते थे। यही वो ग्रुप है जिसे बाद में RSF का नाम दे दिया गया। मतलब विरासत वही है, क्रूरता वही है, बस नाम नया रख दिया गया। अब ये लड़ाई सिर्फ सूडान के अंदर की बात नहीं रह गई है। बाहरी ताकतों ने इस आग में घी डालने का काम किया है, सब अपने अपने फायदे के लिए। सूडान की ये त्रासदी अब एक प्रॉक्सी वॉर यानी एक छद्म युद्ध में बदल चुकी है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे चल रही हैं। तो सवाल ये है कि बाहरी देश इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब सूडान की जमीन और उसके खजाने में छिपा है। सूडान सोना, तेज और यूरेनियम जैसी कीमती संसाधनों से भरा पड़ा है, खासकर दारफुर के इलाके में। इसके अलावा लाल सागर पर इसकी जो लोकेशन है वो इसे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बना देती है। ये वो रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। मतलब जो भी पोर्ट सूडान को कंट्रोल करेगा वो दुनिया के व्यापार के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना असर डाल सकता है। बस इन्हीं संसाधनों और लोकेशन पर कब्जा करने की होड़ ने इस गृह युद्ध को और भी ज्यादा खूनी बना दिया है। ये समझना जरूरी है कि कौन किसका साथ दे रहा है और क्यों। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जो RSF को हथियार, ड्रोन और पैसा दे रहा है। क्यों? क्योंकि UAE की नज़र दारफुर के सोने पर है और वो लाल सागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ है मिस्र, जो सेना यानी SAF का समर्थन कर रहा है। मिस्र अपने यहाँ शरणार्थियों की भीड़ को रोकना चाहता है। फिर आता है ईरान, वो भी SAF का समर्थन कर रहा है क्योंकि उसे यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार पहुंचाने के लिए पोर्ट सूडान का इस्तेमाल करना है। और आखिर में है रूस, जो सीधे सीधे नहीं बल्कि अपने वैगनर ग्रुप जैसे लड़ाकों के जरिए SAF की मदद कर रहा है ताकि अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ा सके। तो ये एक ऐसा जाल है जहां हर कोई अपने फायदे के लिए लड़ रहा है और इसकी कीमत सूडान के आम लोग चुका रहे हैं। इस पूरी तबाही के बीच एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल उठता है। दुनिया कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ताकतें कहाँ हैं? ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने सूडान से मुंह फेर लिया है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, जो सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं बल्कि हमारी सामूहिक अंतरात्मा के बारे में भी है। इससे पहले कि हम कोई नतीजा निकालें, ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार या जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। ये किसी खास ग्रुप को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से खत्म करने की एक सोची समझी कोशिश है। इसमें सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना या जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करना जो उस ग्रुप के विनाश का कारण बने, ये सब नरसंहार ही माना जाता है। अब सूडान में जो कुछ भी हो रहा है, जातीय आधार पर हत्याएं, सिस्टमैटिक रेप, गांवों का विनाश, क्या वो इस परिभाषा में फिट बैठता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया को देना होगा। और आखिर में ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ये जुल्म कर रहे हैं, ये हम सब के लिए है। जब इतिहास इस दौर को देखेगा तो वो सिर्फ गुनहगारों के बारे में नहीं पूछेगा, वो ये भी पूछेगा कि वो कौन थे जिन्होंने ये सब होते हुए देखा, जो खामोश रहे और जिन्होंने कुछ नहीं किया। सूडान की त्रासदी सिर्फ वहाँ के लोगों की त्रासदी नहीं है, ये हमारी इंसानियत का इम्तिहान है और इस सवाल पर सोचना हम सभी की जिम्मेदारी है।